टॉपिक हमारा आज का है यस, तो आपको जो रीडिंग के लिए दिया था वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर कर लें जो पूरे मैथमेटिक्स के अंदर और स्टैट्स में, ठीक है, इसी तरह इस पे कभी कभार डिफरेंशिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात तो ये कि माइंड क्लियर कर लें कि फंक्शन हो या इक्वेशन हो, हम उसको सिमिलर कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डिफरेंट, आपके पास दो डिफरेंट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने रीड आउट करना है, ठीक है। अगर हम फंक्शन और इक्वेशन की बात करते हैं, हम फंक्शन और इक्वेशन को सिमिलैरिटी में लेते हैं, इंटेजेबली कभी फंक्शन कहते हैं, कभी इक्वेशंस कह देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हो डेफिनेटली दोनों के दरमियान काफ़ी जो है ना डिफरेंस है, दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। हम उसी डिफरेंस को आज एलिबोरेट करें और उसी फंक्शन को लेके चलेंगे। जब क्वेश्चन कभी आता है तो अगर वो फंक्शन और इक्वेशन का कह दें तो कब इसको हम सिमिलर कंसिडर करें, कब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, ये दो अलग अलग हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से इनपुट लूँगा, जो आपका जो नॉलेज है या आपका जो कंसेप्ट है इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, मैं डिफरेंशिएट करूँगा, फिर उसके साथ आप अपनी सिमिलैरिटी लेके आएँ, मैच करें इसे कि क्या आया आपका जो कंसेप्ट है और जो मैं बता रहा हूँ कहीं पे जो डिफ़र कर रहा है। अगर डिफ़र कर रहा है तो उसको हम लोग एक दफ़ा गेन कर लें, उसको हम ऑब्जर्व कर लें, ऑब्जर्व करने के बाद डेफिनेटली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम क्लियर कर लें इसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड इक्वेशन। मैंने लिखा फंक्शन वर्सेज इक्वेशन, और इसको हमने अलग-अलग से पहले हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे से नहीं जा रहे, उसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक। तो वन बाय वन आप कोई भी जो भी अपना इनपुट या कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, मैं सबसे पहले ईजी हो के आप पूछ सकते हो, लेकिन एक दूसरे का वेट करके नेक्स्ट जो है वो कोई ना कोई अपना इनपुट दे सकता है, ठीक है। कोई भी आप में से जी, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ कि फंक्शन इक्वेशन, मैं किसी एक लेमैन को या किसी स्टूडेंट को ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन होता है, इसको इक्वेशन कहते हैं, तो मेरे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होने चाहिए जिसके थ्रू मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन होगा, ये इक्वेशन जी। फंक्शन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक हो और गया। इस इक्वेशन ऐसे होती है सर, इसकी y = 2x + 9, इस तरह कुछ इक्वेशन होती है। अच्छा, तो अगर मैं ये कह दूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन में भी होता है और इक्वेशन में भी होता है, तो क्लियर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट तो नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि जो एक फंक्शन और इक्वेशन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है। सर इसका नहीं ठीक पता। कह रहे हैं जी होते हैं ना? यस सर, होते हैं, दोनों में ही होते हैं, लेकिन फर्क नहीं वाज़ेह हो रहा कि फंक्शन और इक्वेशन कौन सा है। दोनों में फ़र्क क्या होगा? सर जो मैंने स्टडी किया था इंटरनेट पे वो ये कह रहा था कि फंक्शन इज द चेंजिंग ऑफ वन थिंग टू अनदर एंड इक्वेशन इज द डिक्लेरेशन ऑफ कहते हैं कि सिमिलरिटी बिटवीन द टू थिंग्स। ठीक है, और कोई? सर फंक्शन वो बाइनरी रिलेशन होता है सर, जिसमें क्या नाम है, डोमेन सर सिंगल हो सर, डोमेन रिपीट ना हो। अच्छा, आप सपोज कर लिए एक स्टूडेंट को डोमेन और रेंज का पता ही नहीं है, तो क्या उसको कैसे मैं समझाऊं और मजीद कितना? सर डोमेन इनपुट और सर रेंज आउटपुट। अच्छा, चलिए आप इनपुट और आउटपुट को देखते हुए आप अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो फंक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस हो जाएगा? सर फंक्शन में हम इनपुट पुट करते हैं, उसे आउटपुट मिलता है, और इक्वेशन में सिर्फ हमें आउटपुट ही मिल सकता है। अच्छा, इनपुट और आउटपुट तो दोनों में होते हैं ना, फंक्शन में भी होता है, क्योंकि डिपेंडेंट की बात करें ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली इनपुट सोर्स है, और उससे जो आपको आउटपुट आता है उसको हम y कह देते हैं या उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कह लेते हैं। ऐसे ही फंक्शन और इक्वेशन में दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा है, आप अपने नॉलेज शेयर करें, यस इसको हम लोग करें, डेफिनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो रहा है जी। और कोई 6 जो है स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया जी। जिसने बुक में पढ़ा है वो तो कम से कम बुक में ही बता दें, लेकिन आपने कॉस्ट बिहेवियर पढ़ा, ठीक है, आप कॉस्ट बिहेवियर भी ठीक। सर आवाज आ रही है? जी आ रही बोले आप। सर फंक्शन जो होता है उसमें बोथ साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वेशन में बोथ साइड का इक्वल होना जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जरूरी है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी इसके साथ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या ज़रूरी है। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, हमने क्रिएट करना है
कि इक्वेशन और फंक्शन को अगर हम देखना चाहें, वो तो आप जो बता रहे हो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप उसको उस पर प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद इक्वेशन के लिए ज़रूरी ये है कि LHS और राइट RHS जो है ना इक्वल होना चाहिए, लेकिन फंक्शन के लिए वो भी इक्वलिटी में होता है, लेकिन वो इस तरह एलेबोरेट नहीं करता जैसे इक्वेशन एलेबोरेट करता है। ठीक है, मैं इसको भी जो है ना अपने इनपुट में इंक्लूड कर लेता हूँ जी। और कोई? सर इक्वेशन में सर सिंगल इनपुट होती है और फंक्शन में न्यूमरस इनपुट्स होती हैं। चलिए ये भी ठीक है। हाँ, और कोई? सर एक डिफरेंस ये भी है कि हर फंक्शन इक्वेशन होता है लेकिन हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होती। ये भी अच्छा डिफरेंस है। अब वही मसला आ गया ना, तो हम पहले तो ये तो देख लिए इक्वेशन और फंक्शन है क्या। जब वो डिफाइंड हो जाए, बिल्कुल आपने सही किया कि हर फंक्शन जो है इक्वेशन होता है लेकिन हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होता। चलिए दोनों को डिफाइन करते हैं। अब मैं आपके सामने लिखूंगा, दोनों को मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए क्या डिफरेंस नजर आना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज करें फंक्शन को हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं y, ठीक है। इक्वेशन को अगर लिखूं, सपोज है, कहीं से मैंने ली नहीं, सिर्फ सपोज है। ठीक है, देख लें, पहली बात तो शेप चेंज हो गई। अच्छा, एक तो कॉमन है दोनों में कि इक्वल का साइन तो आएगा ही आएगा, वो फंक्शन हो या इक्वेशन हो, इक्वल का साइन तो मस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग कभी डिफ्रेंशिएट करें कि सर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है और फंक्शन इक्वल टू होता है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। ठीक है, हम लोग रॉन्गली उसको लेके चल रहे हैं, हम माइंड में है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो फंक्शन हो या इक्वेशन, फंक्शन हो या इक्वेशन हो, उसके अंदर आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वेरिएबल हम लोग काउंट करते हैं उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो राइट साइड पे जो कोई भी वेरिएबल होगा आपके पास उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो उसकी पावर 1 है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो, अगर हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं एक वेरिएबल फॉर्म की बात करें, 2 वेरिएबल्स भी आएंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल पे भी जाते हैं, लेकिन हम 2 वेरिएबल तक अपने आप को रिटेन रखते हैं। तो आपने देखना है कि फंक्शनल इक्वेशन, अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लीनियर इक्वेशंस या लीनियर फंक्शंस पढ़ रहे हैं, जो मैं सारा बताऊंगा क्योंकि चैप्टर नंबर 2 सारा का सारा लीनियर फंक्शंस में। तो सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी इक्वेशन का होता है वो लीनियर का होता है, देन क्वाड्रेटिक और देन साइमल्टेनियस होता है। ठीक है, तो हम लोग लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशंस की हम बात करने जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर आपके पास क्या आ रही है, बेसिकली वो 1 आ रही है। तो पहला हाँ, पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए। आप देखिए दोनों साइडों पे अगर मैं चेक कर लूँ तो फंक्शन एक डिफरेंट टर्म्स के साथ नजर आ रहा है, लेकिन और इक्वेशन डिफरेंट टर्म्स के साथ नजर आ रहा है। फंक्शन में अगर मैं देखूं तो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, लेकिन इक्वेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ज़्यादा है, ये 2 एक वैल्यू है, ये 5 भी एक वैल्यू है, प्लस का साइन भी आ रहा है, नेगेटिव का साइन भी आ सकता है एंड सो ऑन। तो अगर इसको हम लोग सम अप कर लें, यानी जितना हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखें, तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन शोज अ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर इक्वेशन को मैं डिफाइन करूं तो इक्वेशन आपके पास क्या होगा, इट शोज अ डिटेल्ड रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, या इसको मैं कह सकता हूं इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म
ऑफ अ फंक्शन। ठीक हो गया? जो डिटेल्ड आपकी इंफॉर्मेशन होती है फंक्शन की, फंक्शन तो शो करता है ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप क्या होता है वो भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो हमें क्या बता रहा होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल which is always taken या assumed at left hand side, जो हम इक्वेशन लिखते हैं, any dependent variable on the right hand side, दोनों में जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली फंक्शन कहते हैं, जिसको फंक्शनैलिटी कहते हैं। इक्वेशन बेसिकली क्या है, वो उस फंक्शन का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो बेसिकली इक्वेशन के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्सटेंडेड फॉर्म, मोर डिटेल फॉर्म, अब देखें मैंने वहां लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ x, बस इतना सा आ गया। लेकिन दूसरी साइड पे क्या लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2 + 5x, इसका मतलब है 2 और 5 के कोई ना कोई मीनिंग तो होगी ना, प्लस के साथ कुछ ना कुछ हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पास है, जो कि फंक्शन का मजीद जो एलेबोरेटेड फॉर्म है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब है जब फंक्शन डिफाइंड होगा इक्वेशन आ जाएगा, जब कभी भी फंक्शन डिफाइंड होगा इक्वेशन आएगा। इसको आपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले इसको माइंड में रख लिया, सबसे पहले फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया जाता है, और फंक्शनैलिटी जो डिफाइंड होती है तो वो एक रिलेशनशिप के ऊपर बेस करती है। जब कभी भी फंक्शन जो डिफाइंड होता है वो एक रिलेशनशिप पे बेस करता है। तो जो रिलेशनशिप आपके पास हो सकती है वो बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्म में हो सकती है। या तो आपके पास क्या हो सकता है वो कि आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी बिटवीन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि ग्राफ के ऊपर हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं तो उसकी बात करें। पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है। पॉजिटिव के अलावा आपके पास उसको हम लोग नाम देते हैं, डायरेक्ट रिलेशन का नाम भी देते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, एक्स एंड वाई मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। इसकी क्या मीनिंग है सेम डायरेक्शन? इसका मतलब हुआ कि इफ एक्स, अब मैं एरोस के साथ करूँ, आप लोगों ने इसको जो नोट करना, इफ एक्स इंक्रीजेस सो एज वाई इंक्रीजेस, और व्हेन एक्स डिक्रीजेस सो एज वाई डिक्रीजेस। इसको हम क्या नाम देंगे, रिलेशनशिप, अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप टू बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ये आपके पास इस तरह आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो आपके पास क्या रिलेशनशिप आ सकता है, हम उसको इनडायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं। देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन, या इनडायरेक्ट रिलेशन को हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं बिटवीन अ वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। अब नेगेटिव को कैसे लेके चलें, हम कहते हैं कि इफ एक्स इंक्रीजेस, वाई अपोजिट साइन के साथ जा रहा है, वाई डिक्रीजेस, और अगर x डिक्रीज करता है तो डेफिनेटली y जो है आपका इंक्रीज करता है, तो बोथ ऑफ द वेरिएबल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होता है, इसको रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसका मतलब फंक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बताता है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं क्या वो मूव करें सेम डायरेक्शन, या दोनों वेरिएबल्स जो है वो मूव करें अपोजिट डायरेक्शन। ये 2 आपके पास बताया। सपोज कर लें इसमें कैसे मूव करें अपोजिट डायरेक्शन, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आजकल खबरों में भी हर जगह जो है ना, न्यूज़ में आपको सुनते जा रहे हैं, ठीक है, कोरोना का इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो अगर मैं सपोज कर एक रिलेशनशिप बिल्ड करूं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को अपने लिए, लेट्स से मैं कह देता हूं जो जॉब्स अवेलेबिलिटी है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं लेकिन अपनी आसानी के लिए जॉब्स कहते हैं, जो जॉब्स अवेलेबिलिटी है, जॉब्स अवेलेबिलिटी है इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, is the function of impact। ठीक है, जॉब अवेलेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट। अब चेक करें क्या हो सकता है, फंक्शन है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस टाइम जो इसमें मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जॉब। एग्जाम्पल है पाकिस्तान और द वर्ल्ड की। अगर कोविड-19 कोरोना का इम्पैक्ट मजीद इंक्रीज हो, यानी इसके अंदर जो है वो इंटेंसिटी आए, खुदा ना खासा जैसे इंटेंसिटी आती रही है, तो जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी, ऐसे ही कम हो जाएगी। यस, कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे कोविड, जी, जैसे जैसे कोविड-19 के जो इम्पैक्ट हैं
वो थोड़ा सा स्लगिश होना शुरू हो जाए, यानी इम्प्रूवमेंट आने जाए इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर, तो जॉब्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि कंपनीज खुलेंगी, फर्म्स जो है अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगी, तो नो डाउट आपके पास जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मजीद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये जस्ट जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आजकल, जो हमें सामने नजर आ रहा है, तो हम वो रिलेशनशिप में लेके आ रहे हैं। ऐसे ही है। अब क्या हो रहा है आपका कि अगर हम लोग कहते हैं जॉब्स अगर बढ़नी है तो डेफिनेटली कोविड-19 के जो इम्पैक्ट है उसको डिक्रीज होना चाहिए। अगर कोविड-19 का इम्पैक्ट इंटेंस होता है तो नो डाउट जॉब की जो अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द आलम पाकिस्तान क्या हो जाएगी, आपका डिग्री। ये क्या है, फंक्शन क्या शो कर है, इट अ मेयर रिलेशन, जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो जॉब्स अवेलेबिलिटी इसको भी हम फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं या सिर्फ कोविड-19 को ही लिखना है? अब आप देखिए ना, रिलेशनशिप को लेके आए ना। अब क्या आया, हम कह सकते हैं कि कोविड-19 डिपेंडेंट अपॉन जॉब अपॉर्चुनिटी? नहीं सर, नहीं कह सकते। इसका मतलब है कुछ आपके पास वेरिएबल्स होते हैं कि जो फिक्स्ड डिपेंडेंट होते हैं। जॉब जो है ठीक है आपके पास सर, डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसके साथ हम सही लोग है। यहाँ इन दोनों का रिलेशनशिप आ रहा है। एक और रिलेशनशिप देख लें। सपोज कल हम कहते हैं सेल्स इज द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, कुछ मुझे बता सकें सिंपल वर्ड्स में? जो हम टेलीविजन के ऊपर कमर्शियल्स देख रहे होते हैं ना, इसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ऐसे ही जो कमर्शियल जो है टेलीविजन पे आए दिन देख रहे होते हैं, ठीक है, कमर्शियल ने हमारा माइंड इशारा वो किया होता है कि आपके पास आ रहा होता है उसे सुन, ये आपके पास है। हम कहते हैं कि जितनी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है, माउंटेन ड्यू की आपके पास आ रही है ना, कितनी अट्रैक्टिव है, जितनी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होंगे, जितना अट्रैक्टिव हो या जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी, सेल्स कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा से ज्यादा होना शुरू होंगी ना, सिंपल सी बात। एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है? इसी वजह से की जाते हैं कि आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़े। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर थोड़ी सी स्लगिश हो या कम करना शुरू कर दें, तो लोगों को क्या पता कि आपके पास आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में वो किस तरह का होगा, नहीं पता चलता ना, क्योंकि ये नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली आपकी सेल्स जो होगी एज कंपेयर टू अदर्स आपके पास क्या होगी, स्लगिश हो जाएगी। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट या कमर्शियल्स। क्लियर हो जाएगा ना? ये क्या है, ये रिलेशनशिप है। अब हम सिर्फ रिलेशनशिप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई आर बोथ ऑफ द वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव क्या होगा, बोथ ऑफ द वेरिएबल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब क्या होगा, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज, खत्म। इसको इतना हम माइंड में रखते हैं। ये क्या है, ये जस्ट रिलेशनशिप है, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्यों, हम ग्राफ पेपर के ऊपर हमेशा दो वेरिएबल्स को लेके आते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लेके जाते हैं तो वो 2 से 3 से 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा सबसे पहले फंक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। जब फंक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, फिर उसके बाद एलेबोरेट कर रहे होते हैं कि क्या इसका बन क्या सकता है, किस तरीके से हो सकता है एंड सो ऑन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कोर्स में भी मिलेगा। जैसे ये एग्जांपल सिर्फ आउटसाइड दिए कि आपको, क्योंकि आजकल जितने भी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है ना, तो आपको वो टॉपिक सामने नजर आ रहे हैं कि कभी आप सोचेंगे भी नहीं, ठीक है ना, आपने सोचा। तो ये आपके पास देखें, ये जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, सिचुएशन को चेक कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, पेरेंट्स की जॉब्स वगैरह के ऊपर देख रहे हैं, तो आए दिन जो बातें हो रही होती है वो यही हो रहा था कि जितना कोरोना बढ़ेगा ना, जैसे स्कूल्स की एग्जांपल ले लें, स्कूल्स में जो जॉब्स हैं, स्कूल में भी टीचर्स की जॉब्स हैं, तो जितना जितना इम्पैक्ट हो रहा है, स्कूल जितने बन जाएंगे तो डेफिनेटली जब अर्निंग होगी तो आप प्रोवाइड करोगे ना, आप सैलरीज वगैरह दोगे। तो जब नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये प्रॉब्लम्स हमारे पास चल रही है। ठीक हो गया? इसको आप लोग अपने माइंड में रखेंगे कि इस तरीके से ये हमारे पास होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाह रहे कि सर मेरे माइंड में ये है, आप ये बता रहे हैं, कोई भी हो, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उससे अपने आप को लिंक करना है। जी सर अभी आपने सिर्फ फंक्शन को ही डिफाइन किया ना? हाँ जी बिल्कुल। अब आऊँ क्वेश्चन, क्यों फंक्शन मुझे अगर क्लियर हो जाए तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, क्लियर हो गया। चलें, हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट्स। यस सर। यस सर।
कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब देखिए क्लियर कह ले इस चीज को। कॉस्ट की मीनिंग होती है खर्चा कहते हैं, इसको अखराजात भी कहते हैं, इसको हम लोग कंजम्पशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। सर प्राइस कहते हैं? नहीं, प्राइस नहीं कह सकते ना, प्राइस नहीं कह, यहाँ मैंने प्राइस की कोई बात ही नहीं की, ठीक है, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, खर्चा अखराजात। अब वो प्राइस के थ्रू ही आप करते हो ना। लेट्स से मार्केट में जाते हैं, 2 पैकेट आप लेस परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमने 100 रुपये पे कर दिए, तो मैं उस 100 की बात कर रहा हूँ। तो 100 आपके पास हुआ, वो क्या, वो आपका कंजम्पशन हुआ, वो आपके अखराजात हुए, वो आपके खर्चे वगैरह हुए। इसको हम लोग यहाँ पर बात करें। हम कहते हैं कि अगर अखराजात किसी कंपनी के इंक्रीज़ होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कंपनीज में ऑपरेशंस कितने चल रहे हैं। ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस की बात करते हैं। बिजनेस ऑपरेशंस क्या हो गए? स्कैन्स बेसिकली एक प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को रखते हुए एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्कैन्स ने क्या ध्यान में रखना है कि मेरा बहुत सारा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट तब मिलेगा जब मेरी बहुत सारी अर्निंग होगी, ऐसे ही है। तो कंपनी जो स्कैन्स, उसकी कॉस्ट भी तो हो सकती है ना, कॉस्ट है ना, उसकी सैलरी हमें दे रहे हैं, पे कर रहा है, तो स्कैन्स की क्या है? खर्चे है ना। स्कैन्स जो है बिल्डिंग की जो है आपके पास मेंटेनेंस रख रही है, स्कैन्स जो है रोज़ क्लीनिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर रोज़ाना एयर कंडीशंस वगैरह ये सारा चल रहे थे। स्कैन्स के क्या हो गए? ये खर्चे अखराजात हुए। आप स्कैन्स के लिए क्या हुए? रेवेन्यू हुए ना। आप स्कैन्स के लिए क्या हुए? स्कैन्स आप मेन सोर्स ऑफ इनकम का, स्टूडेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका मेन इंग्रेडिएंट है, मेन इनपुट है उनकी अर्निंग का सोर्स है जो स्टूडेंट है। जितने एडमिशन ज़्यादा होंगे नो डाउट उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, जितने एडमिशन कम होंगे नो डाउट उनके जो रेवेन्यूज होगी वो कम होगी। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, खर्चे की बात है, अखराजात की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं खर्चे अखराजात डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर? नंबर ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर। अगर आपके पास सपोज कर ले कोरोना के इम्पैक्ट को देख लें तो कंपनीज बंद हुई, नो डाउट कंपनीज के अखराजात कम हो गए ना। लेकिन अगर सपोज कर ले कंपनीज में प्रोडक्शन हो रही हो, प्रोड्यूस हो रहे हो, प्रोडक्शन हो रही हो, नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हो, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, तो नो डाउट लाइटिंग ज़्यादा होगी, नो डाउट आपका क्लीनिंग ज़्यादा होगी, नो डाउट मेंटेनेंस ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा? खर्चे बढ़ते चले जाएंगे ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो अखराजात या कॉस्ट होते हैं वो बेसिकली इज द फंक्शन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होता है, इज द फंक्शन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होता है। ये एक फंक्शन है जो हमने डिफाइन कर लिया, ये एक फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन कर लिया। सेम मैं अगर इसी कॉस्ट को लेके आ जाऊँ, इसी को अभी आप लोगों ने नया एडमिशन लिया, यस आपको याद होगा क्योंकि आपने पेमेंट की है, मैं उसी पेमेंट को ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ कॉस्ट जो है ऑफ AFC एडमिशन एट स्कैन्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ AFC एडमिशन एट स्कैन्स, ठीक है, इक्वल्स टू, इट इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स इनरोल्ड। बना सकते हैं ना, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं जी। यस सर। यहाँ पेपर्स क्या होंगे? यूनिट्स होंगे ना। यस सर। हम डेफिनेटली कह सकते हैं पेपर्स को यूनिट्स कह सकते हैं। आप सपोज कर लें आप एक पेपर लेते हैं तो कॉस्ट आपकी उसी हिसाब से होगी, ऐसे ही अगर आप एक पेपर सेलेक्ट करते हो तो आपकी कॉस्ट वो एक पेपर की हो जाएगी। कोई अगर 2 पेपर्स लेता है तो उसकी कॉस्ट 2 पेपर्स की होगी। अगर 3 पेपर्स सेलेक्ट करता है तो उतनी वो पेमेंट करेगा, तो उसकी डेफिनेटली आपके पास ओवरऑल जो कॉस्ट होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एडमिशन, AFC एडमिशन इज द फंक्शन ऑफ पेपर्स, लिखा हुआ है, इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स सेलेक्टेड, इन द नंबर ऑफ पेपर्स जो आपके पास हैं ओवरऑल जो आप लोग देने जा रहे हैं, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं AFC के ऊपर, ठीक है, जो आपके एडमिशन के अंदर आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि जो स्कैन्स की कॉस्ट है बेसिकली, जो कि हम लोग एडमिशन की बात करूँ, मैं उसी की बात करूँ, AFC एडमिशन की कॉस्ट की बात हो रही है, तो हमने कुछ ना कुछ पेमेंट की है 8000 रुपीज़। अब आपने अगर पेमेंट की है या किसी ने, आप थोड़ा सा अपना वाउचर चेक कर लें तो आपने इसी तरीके से कुछ पेमेंट की होगी 8000 प्लस कुछ और भी किया होगा 14000। ये 14000 क्या और 8000 क्या है, कोई मुझे बता सकता है इसमें? अभी आपने एडमिशन किया सर 14,000 पर पेपर है और 8,000 आई थिंक बुक की फीस है।
स्कैन्स की रजिस्ट्रेशन करवाई है ना आप लोगों ने, आपको बताया होगा कि स्कैन्स की 8,000 सर रजिस्ट्रेशन फीस 55,600। अच्छा वो तो ओवरऑल होगी ना, वो तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी, मैं उसकी तरफ आऊँगा भी, वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी। मैं हम बात करें कि आपने उस कॉस्ट में क्या क्या शामिल किया, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ AFC इज इक्वल्स टू 8,000। ये 8,000 आपने क्या, आप में से कोई मुझे बता, मुझे नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि प्रीवियस सेशन के अंदर जो मैंने देखा उसी में बात कर रहा हूँ। आप मुझे इसमें आप कोई बता सकते हैं कि जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी स्कैन्स की वो कितनी थी, 8,000 थी कि 5,000 थी? 8,000 सर। चले मैं लिख लेता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस थी, और ये जो पेपर आपके पास है हम इसको कह देते हैं ये पर पेपर फी है। अगर सपोज कर ले पर पेपर की मैं बात कर लूँ, ठीक है, पर पेपर का हमेशा ये होता है, सपोज कर ले आपने एक पेपर सेलेक्ट किया तो आप मल्टीप्लाई करते हो 14,000 के साथ, तो इसका मतलब आपके खर्चा जो आया वो 14,000 हुआ। ऐसे ही अगर 2 पेपर्स आते हैं पर पेपर ऐसे ही होता है ना, तो ये सपोज कर ले आपके पास ये आ रहा है, हमें पर पेपर की आपने कहा खुद कहा कि पर पेपर फी है। लेट्स से मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लूँ, एक वेरिएबल ऐड कर लूँ, लेट्स से उसको मैं x कह देता हूँ, उस वेरिएबल को x कहा, इसका मतलब क्या हुआ पेपर्स। खैर यहाँ पर मैं जो पेपर्स कह रहा हूँ ना, बेसिकली पेपर्स की मीनिंग वो एग्जाम पेपर्स नहीं है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दूँ कि डाउट ना आ जाए, इसको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख लेता हूँ कि मज़ीद क्लियर हो जाए, क्योंकि आप एडमिशन है और बाद में पेपर्स वगैरह की बात होगी, हम सब्जेक्ट्स कह रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग x और y फॉर्म में ले आते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू कॉस्ट, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल्स टू 8,000 प्लस 14,000 इंटू एक्स, एक इक्वेशन बन गई। यस सर। ऐसी ही। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास 0 पेपर्स हों, सही है, 0 पेपर्स हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8,000 पे कोई इम्पैक्ट है? नो सर। नो सर। सबके लिए क्वेश्चन है, मुझे 1-2 लोग आवाज दे रहे हैं, सबके लिए क्वेश्चन है। अगर कहीं पे अनक्लियर पॉइंट आ रहा हो, ये नए हैं आपके पास, जो वे देखें प्रोफेशनल एजुकेशन में जब आप इन होते हो तो कॉन्सेप्ट और जो एक्सप्लेनेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं आपके ही उस माइंड को लेके आ रहा हूँ, उस तरफ लेके आ रहा हूँ जो आप लोग करते हैं। जिसने इन्वॉल्वमेंट की होगी तो उसको क्लियर भी होगा, ये आपका टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं आ रहा उसके ऊपर इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं, और रट्टे वाला सिस्टम में आपको माइंड से जी। माइक जरा अपने ऑफ रखा करें ना, बिल्कुल डिस्टर्बेंस होती है। अगर बात करनी है तो बिल्कुल माइक ऑन कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप माइक ऑन रखेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस आती है। चलिए अब देखें, अब इसको हम कैटेगराइज करें। अगर आपके पास कोई सरफराज आपका माइक ऑन है, जरा इसको ऑफ कर दें सरफराज। चलिए इसको देख लें। अगर आपके पास क्या है कि आप कोई पेपर नहीं पढ़ रहे स्कैन्स में, स्कैन से कोई पेपर नहीं पढ़ रहे,
तो स्कैन्स में अगर एडमिशन लेना है, स्कैन्स में इनरोल्ड होना है, स्कैन्स में एज ए स्टूडेंट अपने आप को आपने कंसिडर कराना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करानी पड़ेगी ना। सपोज कर लें आपने आई कैप का कोई पेपर नहीं देना, लेकिन अगर आपने आई कैप का स्टूडेंट कहलाना है अपने आप को, तो आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ी तो देनी पड़ेगी ना। ऐसे ही है, समझ आ रही है ना इस चीज़ की? यस सर। स्कैन्स, आप स्कैन्स आते हैं, स्कैन्स में आपको, स्कैन्स में आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन के अंदर एक रजिस्ट्रेशन फ़ी ले ली उन्होंने आपसे, और फिर उन्होंने आपको कहा कि जी अगर आप पेपर पढ़ते हो तो उसकी ट्यूशन फ़ी जो होगी हर पेपर की 14,000 होगी। तब आपकी मर्जी, आप जितने नंबर आप पेपर्स पढ़ लें। मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि कोई पेपर आप नहीं पढ़ रहे, एज्यूम किया कोई पेपर नहीं पढ़े, तो कोई ना कोई जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या है, 8,000 है ना। अगर आप 2 पेपर पढ़ रहे, 3, क्या 8,000 पे इम्पैक्ट आ सकता है? ओवरऑल कॉस्ट तो आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आपके 8,000 पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ऐसे ही तो हम इसको अगर इस तरह लिख दें, हम इस तरह कर लें, हाँ, मगर हम इस तरह लिख दें कि अ कॉस्ट या काइंड्स ऑफ अ कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हम लिख लें कॉस्ट, लेट्स से कॉस्ट या कॉस्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, क्या हो सकती है? आर कॉल्ड, जी, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा हो कॉस्ट बिहेवियर को, तो उसमें से ऐसी कॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा, हाँ, ऐसे कॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि ऐसी कॉस्ट या कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट जो कि बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर अफेक्ट नहीं होते, उसके ऊपर बिजनेस ऑपरेशन हो या ना हो, वो कॉस्ट आपने पे करनी ही करनी है। उसका नाम क्या होता है? उसको नाम देते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। तो सर ये सर्टेन टाइम पीरियड के लिए नहीं होती? जी यस, ये टाइम पीरियड पे डिवाइड, इसको पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, टाइम पीरियड पे। हम सब एक टाइम पीरियड की बात करें, नेक्स्ट टाइम पीरियड में हो सकता है चेंज हो, लेकिन वो फिर उस टाइम पीरियड में फिक्स रहेंगे। सही है, ये जो हम करें ये टाइम से रिलेट करें, यस टाइम से रिलेट करें, इसकी जो डेफिशिएंसी या लिमिटेशन वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसी वजह से हम इसको फिक्स करें। ठीक है, ये आपके पास आ गई। तो कॉस्ट, ठीक है, या कैटेगरी ऑफ कॉस्ट विच आर इंडिपेंडेंट, इस सूरत में आपके पास एक कॉस्ट आ रही है जिसको आप नाम क्या दे रहे हैं? 8,000। तो 8,000 इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब क्या है? आप पेपर्स ले रहे हैं, आप पेपर्स पढ़ने जा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी मर्जी, पेपर्स, लेकिन स्टूडेंट के इनरोल होने के लिए, स्कैन्स का स्टूडेंट कहलाने के लिए, स्कैन्स के आइडेंटिटी लेने के लिए आपको चाहिए क्या था कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए स्टूडेंट। तो आप आई कैप में पेपर्स इस ईयर में दें, नेक्स्ट ईयर में दें, जब चाहें दें, लेकिन अगर आप आई कैप का स्टूडेंट कहलाना चाहते हो तो आई कैप के अंदर 6,000 रुपीज़ आपने रजिस्ट्रेशन की सबमिट करानी होगी। हो गया? तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो हमने कहा एक ऐसी कॉस्ट, अब इसमें एग्जाम्पल लेके आऊँगा, लेकिन आपके इसके साथ करूँ कि आप ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड में कि आप जो करने जा रहे हैं क्या आया, उसकी क्या मीनिंग बन सकती है, तो उस मीनिंग को आप सीख रहे तो साथ अपना टॉपिक भी क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसी कैटेगरी ऑफ कॉस्ट कि जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, आप एग्जांपल इसकी ले लें, आप देखें सपोज करिए स्कैन्स में अभी इस टाइम क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नो डाउट हो रही है। हो गया? अब स्कैन्स में क्लासेस हो या ना हो, हम फिजिकल क्लासेस की बात करें, लेकिन स्कैन्स के बाद जो स्टाफ है अगर वो रिटेन होता है तो उनको अगर क्लासेस जो है 2 हो रही हो, 4 हो रही है, 5 हो रही है, जो उसने स्टाफ को रिटेन किया हुआ है उनकी सैलरीज जो है उसने टाइमली मंथ वाइज उसको पे करना पड़ेगा। हो गया? सपोज के लिए अगर उसका पे रोल, इसको पे रोल कहते हैं, ठीक है, जो ये सैलरीज वगैरह स्टाफ की होती है इसको नाम हम देते हैं अकाउंटिंग में पे रोल। अगर पे रोल उसका स्कैन्स का लेट से 10 लाख रुपया है, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हम कहते हैं उसने कोई एम्प्लॉई को, ठीक है, जॉब से आउट नहीं किया, लेकिन हम कहते हैं सारे एम्प्लॉइज है उसके पास जो उसकी पे रोल 10 लाख है। अब मुझे पता है स्कैन्स में अगर, ठीक है, 8 आवर्स जो है क्लासेस हो रही हो, 10 आवर्स क्लासेस हो रही हो, 5 आवर्स क्लासेस हो, वो जो उसके पास स्टाफ की जो सैलरी पे रोल है, जब तक अगर वो रिटेन रखता है उसे, ठीक है, 10 लाख एक टाइम पीरियड के अंदर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बेशक उसकी क्लासेस आपकी जितनी ज़्यादा होती हो। ठीक है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं कि जिसमें अगर सपोज के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कर लेते हैं, क्लासेस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ज़्यादा आएगा, ऐसे ही होता है ना, हम लोग ऐसे लेके, ठीक है। तो हम लोग बात जो कर रहे हैं सबसे पहले कैटेगरी ऑफ कॉस्ट की, ऐसी कॉस्ट या ऐसी कॉस्ट कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन हो, जैसे सैलरीज हो गई, रेंट हुआ, रेंट की बात कर लें, सपोज के स्कैन्स में एडमिशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड वो जिसने अपना जो पूरी बिल्डिंग है वो उनको प्रोवाइड किया स्कैन्स को रेंट के ऊपर, तो जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड है या वेंडर है, जो लैंडलॉर्ड है
उसने क्या कंसर्न रखना है कि इनका बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, नहीं चल रहा है, जैसे भी है, उसका सिर्फ लिंक क्या है कि महीना पूरा हुआ, उसने कहा जी मेरे अकाउंट में चेक ट्रांसफर कर लो, हो गया। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं कि वो बिजनेस ऑपरेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती। ये नहीं है कि बिजनेस कॉस्ट नहीं होती, वो बिजनेस कॉस्ट ही होती है, लेकिन वो बिजनेस की जो ऑपरेशन उससे इंडिपेंडेंट होती। तो ऐसी कॉस्ट को नाम हम क्या देते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। इसको आपने क्लियर करना, अपने माइंड में लेके आना। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकती हैं, उसको जैसे मैंने सैलरी का नाम दिया, रेंट का नाम दे दिया, आपके स्कैन एडमिशन का में जो रजिस्ट्रेशन का नाम दिया, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास क्या है, इसको नाम देते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक हो गया। एक और कॉस्ट आ जाती है जिसको हम लोग नाम देंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है। अब उसको हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में जो है हम क्लैरिटी लेके आते हैं। ये आपके एग्जाम्पल में यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ, ये आपने सारा पढ़ा, अगर आपने उसको रीड आउट किया हुआ है तो नो डाउट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्लियर होता जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आज ही क्लियर हो, आप कल भी पूछ सकते हो। नए टर्म्स हैं तो सीखना तो पड़ेगा। अब आप लोग आएंगे कैफ लेवल पे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स के स्टैंड, आपको डिफरेंट जो है ना आपके कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज, मॉडलिंग, ये सारा पढ़ाया जाएगा। इसी तरह बजटिंग, ये सारी पढ़ाई। तो अगर हम सपोज करें नए सब्जेक्ट के लिए कहते हैं कि यार समझ तो कोई नहीं आ रही, हमें समझना पड़ेगा। और यही इसी तरह समझाया जाता है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड या ऐसी बात तो नहीं होती क्या माने। यही आपने, अगर आपने रीडिंग की, फिर मैं कह रहा हूँ रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी, मैं उसी रीडिंग को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन वे डिफरेंट होगा, लेकिन रीडिंग वही होगी। तो अगर आप रीडिंग करते हो फिर क्लास को समझते हो, याद रखिएगा मिनिमम अनक्लियर रहेगा, मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइडों पे फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है ना स्ट्रेस में जाना शुरू करेगी। तो हम क्यों स्ट्रेस लें, हम एज ए सब्जेक्ट लें, नई चीज़ें आपके पास आती हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हम उसको सीखते हैं, पहले सुनते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, सोचते हैं, नहीं होता नेक्स्ट डे क्वेश्चन करते हैं, क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास है, देखें ये जो दिया हुआ है आपके पास, ये जो गिवन है 14,000 इंटू एक्स की बात की है उसने, ठीक है। तो मैं इसको अगर लिखूं यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ कि पर पेपर फी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हो गया। अब देखें ये पर पेपर फी जो है एक टाइम के लिए 14,000 ही है ना, लेकिन नंबर ऑफ पेपर आपके पास जो है ना वेरी करेंगे। ऐसे ही वेरिएबल और कांस्टेंट में ये डिफरेंस है ना, एक कॉस्ट जो कि कांस्टेंट रहती है, एक कॉस्ट जो कि कांस्टेंट रहती है, जैसे कांस्टेंट के हिसाब से आप देख लें तो फिक्स कॉस्ट होती है, उसमें वेरिएबल का कोई अमल दखल नहीं है, वो यही चलता रहता है। लेकिन कोई एक कॉस्ट ऐसी भी होती है जो वेरिएबल के साथ रहती है, ऐसे ही तो हमने कहा क्या, जब भी हम पर यूनिट की बात करते हैं, पर पेपर की बात करते हैं, जब याद रखो पर की हम बात करते हैं, यानी मीन कि वो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर। तो अगर नंबर ऑफ पेपर्स जो है, याद रखें सब्जेक्ट्स अगर आप ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, जितनी ज़्यादा करेंगे तो कॉस्ट आपकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी ना। अगर आप सब्जेक्ट कम सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, कम होती जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, सही है। ऐसी कॉस्ट जो कि बिजनेस ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है। सपोज कर लें अब आपने स्कैन में कोई पेपर नहीं पढ़ना, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 14,000 ये जीरो। हाँ, सपोज कर लें आप स्कैन में कोई पेपर नहीं पढ़ना, तो एडमिशन की कॉस्ट क्या होगी, 8,000 होगी ना। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपकी कोई भी नहीं ऐसी। तो अगर बिजनेस ऑपरेशन ही नहीं है, लेट्स से नया रेस्टोरेंट हम ओपन कर रहे हैं, नया स्कूल ओपन कर रहे हैं, नया रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, नया स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो स्कूल और रेस्टोरेंट तब जाके ऑपरेशनल होगा जब इनॉग्रेशन होगी। किसी हम लोग जो है वो MPA MNA या किसी ब्रिगेडियर वगैरह को बुलाएंगे, दुआ होगी, उसके बाद वो फीता कटेगा, उसके बाद कस्टमर आना शुरू हो जाए। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि अभी इनॉग्रेशन कुछ नहीं हुई, आपने क्या किया,
एक पर्टिकुलर शॉप परचेज की या पर्टिकुलर कॉस्ट रेंट किया, रेंट पे लिया, उसके बाद आप वहाँ पर टेबल्स वगैरह, आपके और फिक्सचर्स, फिटिंग्स, पंखे वगैरह ये सब कुछ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं कि ये ऑपरेशनल हो जाए। अब वहाँ तक आप क्या लगा रहे हैं, उसको जितना भी पैसा लगा रहे हो सारी आपकी फिक्स कॉस्ट हुई, हो गया। जब बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होती है, मीन के टेबल्स के ऊपर लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसके बाद जो कॉस्ट आपके पास अप डाउन होती रहती है ना, उस कॉस्ट को हम नाम क्या देते हैं, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसी नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ कॉस्ट या सिंगल कॉस्ट जो कि बिजनेस ऑपरेशन के इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो और बिजनेस ऑपरेशन के डिक्रीज के साथ डिक्रीज हो, तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सर ये स्केल ऑपरेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जी, ये स्केल ऑपरेशंस या बिजनेस ऑपरेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए इससे डायरेक्टली, यस आप कहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीज विद इंक्रीज, डिक्रीज विद डिक्रीज। कोरोना की वजह से कंपनीज बंद हुई, कंपनीज की जो नंबर ऑफ यूनिट की प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की बात करें, कम हुई, तो डेफिनेटली जितनी पहले प्रोडक्शन थी उससे कम हो गई, तो जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो कम हो गई, उसकी फिक्स कॉस्ट भी डेफिनेटली कम हुई। जितने नंबर ऑफ लेबर को उसने आउट किया होगा उतनी उसको कॉस्ट बची होगी, लेकिन जितने होंगे उनको देने पड़ेंगे, बेशक 1 यूनिट प्रोड्यूस हो या 100 यूनिट प्रोड्यूस हो। तो अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस होगा तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगी, अगर 100 प्रोड्यूस होगा तो उसकी वेरिएबल कुछ होगी। क्लियर? अब हम उसको फार्मूला में लेके आते हैं, जो आपके पास कॉस्ट हुई, कॉस्ट को हम लोग फार्मूला में लेके आते हैं। अब क्या वेरिएबल कॉस्ट को हम इस तरह फार्मूले में लिख सकते हैं, जैसे आपकी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। अब आपने इसके जो शॉर्ट फॉर्म है उसको सीखना है, हमने इसी तरीके से करना है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम नाम क्या देते हैं, VC कैपिटल, या इसको हम नाम क्या देते हैं, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं या टोटल, सेम कैटेगरी में आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जब आप कैलकुलेट करोगे। फार्मूला उसका होगा आपके पास कॉस्ट इसको कहेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू TVC और VC। क्लियर हो जाएगा ना? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। अभी आपके सामने मैंने आपके एग्जांपल ले ली कि अगर 14,000 पर पेपर है तो उसको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जो वेरिएबल नंबर ऑफ यूनिट्स अगर वेरिएबल है उससे जो कॉस्ट मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो बेसिकली उसका नाम हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपकी क्या आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, TVC कहेंगे। एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, सपोज कल हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, AFC की बात हो रही है। AFC एडमिशन पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी अब क्या होगी। मैं अब कॉस्ट की तरफ, टोटल कॉस्ट की तरफ आऊँगा, लेकिन सबसे पहले इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। AFC एडमिशन की बात अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, TVC की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास क्या है, वहाँ पे 14,000 है। लेट्स से मैं 2 पेपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो कॉस्ट होगी वो टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी हो जाएगी, 28,000। मैंने एक फिक्स कॉस्ट भी पे की, जिसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम है। एक वेरिएबल कॉस्ट भी, फिक्स कॉस्ट भी पे किया, जिसको नाम क्या दिया मैंने, 8,000। तो जब आपके पास वाउचर मिला, जो आके फाइनल वाउचर ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है, ऐसे ही है ना, फाइनल वाउचर जो कोऑर्डिनेटर ने आपको प्रिंट करके दे दिया और उसके ऊपर ऐसे ही साइन, ठीक है, साइन के साथ कर दिया और आपको कहा फलां बैंक में जमा करा दे, ऐसे ही है ना। तो ये आपके पास क्या हुआ, जो टोटल वाउचर आपको मिला, तो टोटल वाउचर को हम लोग बेसिकली नाम क्या देते हैं, टोटल कॉस्ट नाम दे रहे हैं, ठीक है, या TC जैसे टोटल कॉस्ट। तो कितना आपके पास आया, ये 36,000 का वाउचर आपके पास आया। अब आपने ये नहीं कहना सर आपने तो इससे ज़्यादा पे किया होगा, अगर ज़्यादा पे किया होगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पेपर ज़्यादा सेलेक्ट किए होंगे ना। तो मैं सिर्फ 2 पेपर्स की बात है, कैलकुलेशन ईजी होती है, ठीक। तो अगर इसको हम लोग सम अप कर लें, ये जो आपके पास कैटेगरी ऑफ कॉस्ट आपके पास आ गई, तो इसको अगर आप सम अप कर लें तो आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा, जिसको आप लिखोगे कि बेसिकली जो बिजनेस कॉस्ट होती है, जिसको टोटल कॉस्ट हम कहते हैं, जब बिजनेस ने अपनी टोटल कॉस्ट को ऐड करना हो ना, तो बिजनेस के पास टोटल कॉस्ट होगा TC इज इक्वल्स टू TFC
प्लस टीवीसी। हो गया, ये आपके पास भी नहीं। अब मैं अगर इसको इक्वेशन में लिखूं, ये तो टोटल हो गए ना, अब मैं इसको इक्वेशन में लिखना चाह रहा हूं, तो इक्वेशन में लिखूंगा तो नाम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टी सी इज इक्वल्स टू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू प्लस विदाउट अ वेरिएबल वैल्यू प्लस टीवीसी का फॉर्मूला लिखूंगा मैं इसको ऐसे स्लैश देके पर का नाम दे सकता हूं। अब आपने ऐसा सीखना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको अब नाम दे देता हूं, ऐसे आपके एडमिशन वाली इक्वेशन बना रहा हूं, कांस्टेंट कितना है 8000, ये आपके पास क्या हो जाएगा 14000, यूनिट्स क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बना, इक्वेशन बन गया। क्लियर हो गया। उसमें क्या था, रिलेशनशिप में क्या था, रिलेशनशिप में आपके पास ये था कि अगर आपके पास कॉस्ट है, रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ा कि स्कैन्स का एडमिशन इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हमने पढ़ लिया। उसने क्या बताया कि अगर आप सब्जेक्ट ज्यादा लेंगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी। अब जो मैंने वहाँ कॉस्ट लिखा उसका नाम क्या था, कॉस्ट, उसका नाम था टोटल कॉस्ट। कॉस्ट हो या टोटल कॉस्ट हो, हमने उसको कैटेगराइज कर लिया इसमें इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमने कहा इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपकी कॉस्ट है जिसको टोटल कॉस्ट कहते हैं, वो बेसिकली दो चीज़ों के साथ होती है। एक 8000 है, वो एक ऐसी कॉस्ट जो कि वेरिएबल के साथ लिंक ही नहीं करता, जिसको कांस्टेंट कॉस्ट कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एक और कॉस्ट है जो कि पर यूनिट होती है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपके पास क्या बन गई, वो टीवीसी बन गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो आपका जो एडमिशन का वाउचर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए आपके सामने, ये आपके पास, ये बेसिकली टोटल कॉस्ट हुई किस चीज़ की, आपकी एडमिशन की। जो आपने एडमिशन करवाया या आपने जो है ना एएफसी में क्या उस कहते हैं, एएफसी के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने आए, आप चाहते हैं कि मैं एएफसी करूँ, सी के एडमिशन लूँ, ये बेसिकली आपके पास क्या आया, ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो जो आपने पढ़ा उसमें आपने फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ा। फिक्स कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट क्या था, कैसी कॉस्ट जो कि बिजनेस ऑपरेशन की एक कैटेगरी ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन बिजनेस ऑपरेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता कि बिजनेस ऑपरेशन बढ़े या घटे, एक ऐसी कॉस्ट है कि एक टाइम में वो उतनी रहेगी। आप सपोज कर लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल स्कैन्स की दी, स्कैन्स का पे रोल सपोज, यानी जितना भी स्टाफ है स्कैन्स के पास, आप स्टाफ में टीचर्स भी आते हैं, दूसरे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन, ये सब आते हैं स्टाफ के अंदर, सब आपका आ रहा है, टीचर्स प्लस सब आ रहा है। तो जितनी एम्प्लॉइज हैं, चले इसको नाम एम्प्लॉइज दे रहे हैं, एम्प्लॉइज का मतलब है कि जितने लोग जॉब कर रहे हैं स्कैन्स के अंदर, सारे एम्प्लॉइज की जो टोटल पे है या टोटल जो उनको सैलरीज दी जाती है, सपोज इसको नाम पे रोल नाम देते हैं, एग्रीगेट करके पे रोल कहते हैं। तो टोटल पे रोल जो स्कैन्स का लेट से वो 10 लाख हो गया। इसका मतलब हुआ 2020 में अगर स्कैन्स ने पे करना है, क्योंकि हर कंपनी का कोई ना कोई फाइनेंशियल ईयर होता है 12 महीने होते हैं, हर कंपनी के 12 महीने होते हैं अकाउंट्स के। तो हम 12 महीने की बात करते हैं, हम एक साल की बात करते हैं। हम कहते हैं स्कैन्स का ये 2020 में जो सैलरीज हैं वो पे रोल जो है वो 10 लाख है। इसका मतलब है 2020 में जो सैलरीज होगी वो 10 लाख की होगी, अगर इन केस अगर वो हायरिंग मजीद ना करें। हम कहते हैं हायरिंग कोई नहीं हो रही, लेकिन उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपका 10,000। अब सपोज कर लें जितना उसके पास है वो 2020 के अंदर वो स्टाफ चला जाता है, अब उनका इंक्रीमेंट वगैरह भी लग जाएगा, प्रमोशंस वगैरह भी हो जाएंगी, तो डेफिनेटली उनकी सैलरी बढ़ेगी। जब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी थोड़ी सिग्नल्स की प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ। चले आप इसको माइंड नहीं कीजिए, अब मैं इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। चले इसमें ये आपके पास होगा, ठीक हो गया। तो आप देखें ये क्या है, ये जस्ट कॉस्ट की डेफिनेशंस हैं। अभी मैंने रेवेन्यू को इंक्लूड नहीं किया, ऐसा ऐसा इसको लेके आऊँगा, देन आपके माइंड में सारी चीज़ें आएंगी, फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। याद रखो अगर ये कॉस्ट आप समझ लेते हो ना, कॉस्ट और रेवेन्यू, तो चैप्टर नंबर 9 और 8 में कॉस्ट और रेवेन्यू के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन में, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर हम कॉस्ट
और रेवेन्यू को समझ, अभी सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ कॉस्ट की तीन टाइप्स बता दिए। कॉस्ट के 3 टाइप्स हो, टीसी, टीएफसी और टीवीसी। ये सिर्फ 3 कैटेगरीज बताए, 3 डेफिनेशंस बता दी, हो गया। और आपने पढ़ लिया है, समझना। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन कैसे? जो आपकी बुक में भी होगा, ठीक है। मैं यूनिट्स लेके आऊँगा, टोटल में बिजनेस की जो कॉस्ट है वो फाइंड करूँगा, देन हम कॉस्ट का बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या हो सकता है, हम लोग अगर जो आपने पढ़ लिया बिहेवियर ये है, लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखें तो हम क्या कहेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है वो क्या है, वो इंक्रीमेंटल है। क्या कहेंगे उसे? इंक्रीमेंटल है। जैसे कॉस्ट इंक्रीज होगी, जितने यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का हमेशा याद रखें, हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना तो कभी इस ऑब्जेक्टिव से नहीं करते कि यार बिजनेस बंद करेंगे, बिजनेस को खत्म करें, कभी इस कैटेगरी से, कभी इस माइंड से नहीं कहते। इसको फॉरसीबल फ्यूचर के लिए हम लोग लेके जाते हैं। इसको नाम हम गोइंग कंसर्न भी कहते हैं। इसका मतलब है जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि उसने जल्दी खत्म, अगर हो गया चल गया तो चल गया, नहीं चल रही, ऐसी बात नहीं होती। हमेशा प्रॉफिट के लिए, हमेशा मुनाफे के लिए बिजनेस चलाया जाता है। तो हम लोग जो कॉस्ट का बिहेवियर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि टोटल कॉस्ट का बिहेवियर जो होता है वो इंक्रीमेंटल होता है। कैसे? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। जितनी आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन बनेंगी, यूनिट प्रोड्यूस होंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जितने भी यूनिट्स बढ़े, जितने यूनिट्स कम हुए, जो भी हो, यूनिट्स के साथ जो भी हो रहा हो, लेकिन एक कॉस्ट है जो कि हमेशा फिक्स्ड या कांस्टेंट रहती है, उसका नाम क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट का क्या होगा बिहेवियर? डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ जो फिक्स कॉस्ट है वो भी साथ ऐड हो रही है, तो नो डाउट टोटल कॉस्ट का जो आपके पास बिहेवियर हो वो क्या होगा? वो भी इंक्रीमेंटल होगा। ठीक है, कल और भी पढ़ेंगे इसे मजीद मैं आपको एलिबोरेट करूंगा। सिर्फ आज के लिए इतना कि जस्ट आपके माइंड में हो कि कॉस्ट क्या है, रेवेन्यूज को भी लेके आऊंगा, फिर हम इसको इक्वेशन में कंबाइन करेंगे। जी सर, सॉरी, वन क्वेश्चन सर, द एग्रीमेंटल पर दोबारा हमें समझाएं। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इंक्रीज का। उसका जो देखें, अगर बिजनेस में लेके चलता हूँ, अगर बिजनेस के हमेशा कंडीशंस जो है होते हैं अनसर्टन, कभी आप ये नहीं कह सकते हमेशा अनसर्टन होते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप फेवरेबल कंडीशन को देख के करते हो ना। yes, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमेशा फेवरेबल कंडीशंस के लिए हम लोग बिजनेस लेके आते हैं ना। कभी कभी अनसर्टन, ये कोरोना के अनसर्टन इवेंट आ गया और ये हमेशा के लिए नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है जिसको तो फेवरेबल कंडीशंस में यूनिट्स कम होंगे कि बढ़ेंगे? सर बढ़ेंगे, यूनिट्स बढ़ेंगे, हमेशा बढ़ेंगे। तो इस यूनिट्स के बढ़ने से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वो क्या होगा? सर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं ऐसी कॉस्ट जो कि बढ़ रही हो उसको नाम हम कहते हैं ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। क्लियर हो गया? इंक्रीज इंक्रीमेंटल, क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस कैटेगरी में बिल्कुल सर, सही। ऐसा ये जो सर ये जो टोटल कॉस्ट होती है ये इंक्रीमेंटल ही होती है? जी बिल्कुल ना। अगर आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो फिक्स कॉस्ट तो साथ चलेगी। ठीक है, तो आप समझ आ कॉस्ट क्या आएगा, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल है। जी ओ सर, थैंक यू। जी सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछें सर। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो डिक्रीज भी हो सकती है ना, लाजमी नहीं इंक्रीज हो? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं हो सकती, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि जब आप बिजनेस चला रहे हैं, आपकी बिजनेस चल रहा है, तो आप किस जो है उससे ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं कि मेरी सेल्स बढ़ेगी, ऐसे ही होता है ना। कभी आप बिजनेस में अगर अनफेवरेबल कंडीशन कभी कभार होती है, सपोज कर ले आपने एक बिजनेस चलाया जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपने गलत चॉइस की, तो फिर तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम आ गई ना। लेकिन हमेशा जो अज्यूम किया जाता है हमेशा कि जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या बिजनेस चलाना चाहता है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशंस को देखते हुए बिजनेस चला रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन कभी कभार होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन जो प्रोलॉन्ग कंडीशंस होती है उसको फेवरेबल कंडीशंस कहते हैं। तो हम उन कंडीशन को लेते हुए कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि जितने ही नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगी तो उसके साथ एक कॉस्ट बढ़ेगी जिसको हम लोग नाम देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होता है? इंक्रीमेंटल होता है। डिक्रीज भी हो सकता है, ये बात नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, यस डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कैसे हो सकती है? या तो जीरो होगी या कोई यूनिट के साथ ये होगी, कैसे हो सकती है? वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कैसे हो सकता है ये पूछ रहे हो? यस सर। हाँ, एग्जाम्पल ले लें। सपोज कल एक कंपनी यूनिट्स बना रही थी 100,
अब कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से वो आ गया 50 यूनिट्स पे, तो उसके वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी सर। ठीक हो गया ना। तो हम कहते हैं कि कभी कभार, समटाइम्स, हम इसको कहते हैं समटाइम्स जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, लेकिन मैक्सिमली जिसका रिलेशन जो बिहेवियर होता है वो कौन सा होता है? वो इंक्रीज का होता है। कॉस्ट है ना, देखें कॉस्ट तो बढ़ने वाली चीज है, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो तब जाके आप रेवेन्यू की तरफ जाओगे ना। आप चाहते हो कि मैं कुछ भी खर्चा ना करूं, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है आप बिजनेस चला सको। सही है जी, कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये टॉपिक जो है हमने टॉपिक को आज इसी तरह ओवरऑल इतना करना था।